नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के बोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस प्रोग्राम में। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हमारे परम मित्र गिरीश भाई जोशी मौजूद हैं, गुजरात से। गिरीश भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गिरीश भाई, ये 2025 जो है ना, ये पनौती बन के आया है। मुझे लगता है कि पनौती है कि खत्म ही नहीं होती। गुजरात में प्लेन क्या गिरा, और रोज एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो रही है साहब। आज तो अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, उसमें भी स्नैग आ गया। उसके बाद कई और फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया वाली वो कैंसिल हो गई एयर इंडिया की। हांगकांग से विमान उड़ा, उठ के वापस चला गया है। बोलता है, पायलट बोलता है मैं नहीं चलाऊंगा, प्लेन खराब चल रहा है। क्या मालूम क्या चक्कर है। मुझे लगता है एक के बाद एक पनौती लगी हुई है, एयर इंडिया को पनौती लगी है। ये पैसे बहुत बचा गए सर। क्या है ना कि फोर्स करके रतन टाटा ने खरीदवा तो दिया, मरा हुआ घोड़ा था। अब उसे पैसा बहुत लगाना था इनको। जब पैसा बहुत लगाना था तो ये मर गए इसके अंदर। अब कितना पैसा झोंकोगे उसके अंदर। अब पैसा झोंक झोंक के मरा हुआ घोड़ा। हालत खराब है। हर जगह कॉम्प्रोमाइज है। इंजीनियर में इंजीनियर्स कम है, स्पेयर पार्ट्स कम है। ऐसा लगता है कि बस गाड़ी, अरे उड़ा लो यार, चलने दो। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट वो अहमदाबाद का क्रैश होना था साहब। एक पहले छोटी सी टिप्पणी इस पे लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं इसराइल के मेन मुद्दे के ऊपर, और G7 जो G9 बनने जा रहा है उस पर भी जाएंगे। ये रख सर रखाव तो बड़ा मुश्किल हो गया सर। एयर इंडिया तो बिल्कुल सूप में है सर इस टाइम। गिरीश भाई। 2014 में ही साहब ने आते बोला था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो उन्होंने सारा बेचना शुरू कर दिया, तो जिनको बिजनेस में रहना था उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया। एयर इंडिया किसी भी हालत में, आज आप देखिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्ल्ड में ऑलमोस्ट मेजोरिटी कंट्रीज में कोई भी बड़े प्रोजेक्ट को दे एडवाइज ऑन द प्रोजेक्ट। वो ड्यू डिलीजेंस करने का लाखों रुपया लेते हैं, उसके बाद वो ड्यू डिलीजेंस करके देते हैं कि भाई कंपनी कैसे स्टार्ट करनी, क्या करना है। वो कंपनी इतनी बड़ी गलती करेगी, लेकिन बदमाशी देखिए। उन्होंने सोचा कि भाई पारसी आदमी है, सेंटिमेंटल होगा, और उसके फादर ने स्टार्ट करी थी तो वो शायद परचेज कर लेगा, लेकिन उन्होंने दिया क्या है? ये सब बंगारवाड़ा ही उनको दिया। दे आर नॉट गिवन हिम द प्रॉपर्टी परचेज बाय द एयर इंडिया। उन्होंने बड़ी बड़ी करोड़ों की जो प्रॉपर्टीज और जो उनकी बिल्डिंग्स और हेडक्वार्टर्स है वो कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने ये पकड़वा दिया कि ये बैलगाड़ी आप चलाइए, और उसने भी सेंटिमेंटल वैल्यू में लिया। ही ट्राइड टू रिवैम्प, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। उसमें भी आप देखिए नया अरेंजमेंट हुआ था कि 18 मेजर एयरपोर्ट्स पे जो तुर्की की कंपनी एलबी जो ये पूरा मैनेज करती थी, उसको आपने 24 घंटे में निकाल दिया। तो इवन द ग्राउंड मैनेजमेंट हैज गॉट हेवायर। अहमदाबाद में और दिल्ली में तो, बॉम्बे में तो अडानी ने बोल दिया कि भाई मैं ले लेता हूं। उसने फटाफट एक नया कंपनी फ्लोट कर लिया और उसने ले लिया। अनिल अंबानी आ गए, बोले आप क्या करना है? बोले आप हथियार बनाओ। मैंने बनाया नहीं, चलो कंपनी फ्लोट कर दो, हथियार बनाओ। मतलब इन लोगों ने जो वो लंगर बांटना शुरू कर दिया था सबको धंधे में बताने के लिए, दैट इज द कॉस्ट इज नाउ गोइंग टू बी पेड बाय द कंट्री। जी। सही बात है आपके पास। आते हैं अपना ईरान और इसराइल की वॉर पे। अब ये तो साहब G7 तो छोड़ के आ गए बीच में। और उससे फिर एयरफोर्स वन के अंदर उससे क्वेश्चन पूछा गया कि आप क्या सीज फायर करना चाहते हैं। तो अभी का ये ब्रेकिंग न्यूज था, तो कहते नहीं, आई वॉन्ट टू डू द परमानेंट थिंग्स नाउ, मच मच बिगर देन सीज फायर। शायद परमानेंट इलाज की बात कर रहे हैं। अब परमानेंट इलाज में तो आयतुल्ला खमनाई को मार के अपना निजाम वहां पे स्थापित करना है। अपना राजा वहां होना चाहिए, एक गुलाम। क्योंकि जो अरब देश हैं वो तो सारे के सारे इनके गुलाम हैं, पूरे के पूरे। और उसके बारे में मेरे पास एक जो चित्र है वो भी बता देता हूं मैं, कि ये वाला है। ये सारे गुलाम हैं इनके। ये इराक, कुवैत, बहरीन, सऊदी, कतर, यूएई, ओमान, ये सब अमेरिका के पूरे पिट्ठू हैं। एक ईरानी सीना तान के खड़ा था, तो उसको अब खत्म करने का है साहब इसको। तो चक्कर सारा का सारा ये हो गया कि अब वो दरअसल कहता है कि इसका भी फाइनल सॉल्यूशन करने का है, कि इसको खत्म कर दूंगा अब मैं। साहब, गुलाम चाहिए सबको। हमने सुना था पुराने जमाने में लोगों को गुलाम चाहिए होते थे, आजकल के जमाने में ज्यादा गुलाम चाहिए। और ये अरब वर्ल्ड तो सारे गुलाम है पूरा का पूरा, और सऊदी उसका हकीम है। अब उनके अपने भाई बहन मरते हैं तो वो OIC ऑर्गेनाइजेशन और इस्लामिक नेशन कहाँ खड़ा है साहब। वो बात क्यों नहीं करता कि तुम्हारे मासूम लोग मर रहे हैं, पैलेस्टाइन में मर रहे हैं, यहाँ मर रहे हैं, ईरान के अंदर, तो बात क्यों नहीं करते। लेकिन आजकल उनको चुप्पी है बिल्कुल सब एकदम से। ऐसा लगता है कि वो किधर मैयत में गए हुए हैं, किसी शमशान घाट में सब। गिरीश भाई।
सर कुछ इन्वेस्टिगेशन करते बहुत ही अच्छे तथ्य नजर में आए। मेरे ख्याल से इवन नन ऑफ द मीडियाज हैव मेजर मीडियाज हैव रिपोर्टेड दैट कि एक चोरी पकड़ी गई थी अमेरिका की अभी, वो चाइना का और रशिया का जो बाद में उस सब्जेक्ट पे ध्यान गया तो वो एक बहुत बड़ी हकीकत बाहर आ गई कि 2010 में आप ये देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी है वो अमेरिका का एक पिट्ठू है, उसमें है कौन, जापान और ये लोग हैं जो पूरा मॉनिटर करते हैं। 2010 में ईरान में ये लोगों ने जबरदस्ती इनको भेजा है और ये जब चेक कर रहे थे और ईरान ने हमेशा से कहा है कि भाई मेरा पीसफुल एप्लीकेशन है, मैं उससे पावर जनरेशन करता हूं और आई एम डूइंग माय वर्क। वो आईए ने अभी भी इंक्वायरी में एग्री करा है कि भाई उन्होंने 60% के ऊपर एनरिचमेंट नहीं किया था, मतलब दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू मेक द बम। और वो हमेशा तो फिर आपने अटैक किस सब्जेक्ट पे किया था? तो 2010 में जो ये आई गए थे इसके वहां पे जो साइंटिस्ट गए थे दे प्लेड अ मिस्चिफ। उन्होंने कुछ ऐसा है कि उसके उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया था जिसका बाद में नाम पता चला है, दैट इज स्टक्स नेट, STUX नेट, आप ढूंढ सकते हैं। वो हिडन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है डेंजरस जो इन्होंने डाला और उनके जाने के बाद सडनली ईरान में जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लास्ट होने लगे, जो हाई एनरिचमेंट करने लगे थे, ब्लास्ट होने लगे, इनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो इन्होंने एक बहुत ही अभी छोटा सा कंट्री है जिसका हमने नाम नहीं, दैट इज बेलारूस। बेलारूस ने अपने खुद की सिक्योरिटी के लिए बहुत एक हाई प्रोफाइल टीम बनाया था जो पूरा ये साइबर अटैक्स को ये स्टडी करते थे। तो ईरान कॉन्टेक्टेड बेलारूस और बेलारूस से उन्होंने पूरा इनको तथ्य निकाल के दे दिया कि भाई ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्रामिंग में डाला गया है और वो इतना स्ट्रांग है। और दिस बोथ द कंपनीज विच प्रोवाइडेड दैट सॉफ्टवेयर इज फ्रॉम ताइवान, वन इज रियल टेक और दूसरा जे मैक्रोन। ये दोनों कंपनियों ने ये सॉफ्टवेयर इनको दिया था जो डाल दिया और वो इतना स्मार्ट बग है कि आप अगर उसको फॉर्मेट करके पूरा साफ कर दो फिर भी वो आके उधर ही प्लेस करता है, बट ही डजंट डिस्टर्ब योर प्रोग्राम। जब आपको लगेगा कि अब इस प्रोग्राम को एक बार नहीं करना है तो उसकी कैपेसिटी इतनी है, अब जब व्हाट बेलारूस एक्सपर्ट से कि भाई वो तो आपकी जो ट्रेन चल रही है उसको भी डीबग कर सकता है, आपके हवाई जहाज चल रहे हैं उसको भी मिसगाइड कर सकता है, आपकी मिसाइल्स को वो कंट्रोल कर सकता है। नाउ दिस डेंजरस पार्ट दैट हैज कम, वो सारों को पता चल गया है। तो 34 कंट्रीज हु आर सिग्नेटरी टू वो सारे अलर्ट हो गए कि भाई हम लोग अपना अपना सॉफ्टवेयर देख के अभी इसको चेक करो। तो आफ्टर दिस कमिंग इन, ये मेरे ख्याल से ईरान ऑल्सो गॉट एक्टिवेटेड, नाउ चाइना एंड रशिया ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कि भाई क्या। तो जो अमेरिका का ये था कि पूरा आइए इंटरनेशनल एटॉमिक अथॉरिटी के बहाने पूरे सारों के सॉफ्टवेयर में कंट्रोल ले लेना, वो शायद अभी डिफंक हो गया। नाउ दैट इज नॉट गोइंग फर्दर। अब ये हो गया वहां पे कि इसका फ्रस्ट्रेशन है। फिर आप देखिए बहुत ही अजीब बात होती है कि दे नेवर थॉट ऑफ, अभी इराक के पास 3 मिसाइलें थी, वन वाज EMAD जिसका 1700 किलोमीटर का रेंज था और 1750 किलो वो लोड ले सकता था, 50 मीटर्स की एक्यूरेसी में फायर कर सकता था, दे न्यू। तो उन्होंने उसके लिए आयरन डोम बना दिया। फिर इनके पास एक था फतेह, वो फतेह वाज ओरिजिनली 1400 किलोमीटर्स लेकिन उसका ट्रैवलिंग स्पीड कम था तो ये आयरन डोम उसमें भी काम करता था। और थर्ड और पैट्रियट वो मिसाइल इनको इसकी काउंटर करने के लिए इजराइल ने बनाया था। आउट ऑफ द ब्लू एक खैबर सेखन करके एक जो इनके पास जो बहुत पुराना एक मिसाइल था जिसकी कैपेसिटी 2 मैक की थी, इन्होंने रातों रात नवंबर 23 में दे डेवलप दिस टू द स्पीड ऑफ 12 मैक। और ये जो 2 दिन पहले जो इसने मारी है दैट इज खैबर खेतून सेखन। अब खैबर सेखन से दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल, और जैसे इन्होंने अटैक करा इनके साइंटिस्टों को मार डाला, तभी आई थिंक खोमेनी प्लेनली सेड के नाउ यू विल बी गाजा, इजराइल विल नाउ अंडरस्टैंड द पेन ऑफ गाजा, और वो उसने गाजा बना के दिखा दिया। अभी मैसेज आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में 3 शिपों को आग लगा दी गई है, मतलब व्हाट ही सेड कि अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा दैट इज ऑन द वे नाउ। 3 टैंकर्स में अभी वो आग लग रही है, एकदम अनकंफर्म, वो मतलब न्यूज कंफर्म है लेकिन फोटोग्राफ्स एंड दीस हैव नॉट कम, लेकिन देव सेड कि वो ब्लॉक हो गया। तो नाउ द होल रियल ट्रबल स्टार्ट्स। और अभी खैबर सेकंड फोड़ने के बाद जब उसने धमकी दी ईरान ने कि भाई जो भी इजराइल की हेल्प करेगा मैं उसको भी ठीक से कर दूंगा, तो 2000 किलोमीटर की रेंज और 12 मैक की स्पीड, आई थिंक देयर इज, अभी तो हाल फिलहाल हिंदू वर्ल्ड में उसकी तोड़ किसी के पास है नहीं। सो ईरान कैन डिक्टेट द टर्म्स। तो शाम आते आते या कल सुबह तक तो मेरे ख्याल से इनका भी रवैया बदल जाएगा। गल्फ कंट्रीज विल ऑल्सो गेट बैक इनटू द डेन। रशिया ईरान को तो पूरी गेम का पता ही है, सो दे आर नॉट वरीड।
तो जो ये इजराइल और अमेरिका एक गलतफहमी में जी रहे थे कि हमको किसी भी हिसाब से कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, वो बड़े बड़े पीआर करके अपने हथियार बेचते थे, उन सारे हथियारों का इन्होंने फ्यूज निकाल दिया। ना व्हाट इज हैपनिंग इन, बेकार ये देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था। पहले रशिया ने इनके हथियार करवा दिए खत्म यूक्रेन के नाम से, वहां पे इजराइल ने वॉर करी तो धीरे धीरे से ईरान उससे लड़ता रहा, तब तक वहां भी उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया। नाउ अमेरिका विल नॉट बी एबल टू फाइट इन ऑल द फ्रंट्स, और ईरान ने अभी अपने पूरे हथियार निकाले नहीं है, जो कल से निकालना वो शुरू कर रहा है। तो आई थिंक मच इज एक्सपेक्टेड, लेकिन एट दिस जंक्शन आई थिंक अगर इन्होंने बंद कर दिया ओमान का अगर स्ट्रेट भी, और वहां पे इजराइल को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो दिस वॉर विल बी डेट्रीमेंटल, विल बी डेफिनेटली डिसाइडिंग वॉर। तो ट्रंप जो बोल रहा है डिसाइड करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा। नाउ आई थिंक खुमैनी विल डिसाइड कि वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग विद द वॉर। इवन G7 में जो यूरोपियन देश हैं वो तो बहुत डरे हुए हैं। उनको मालूम हमारा तेल पानी बंद होने जा रहा है। अगर हॉर्मस की खाड़ी बंद होती है, तो मैं हॉर्मस की खाड़ी का चित्र बताता हूँ। ये फोटो है हॉर्मस की खाड़ी का, बंदर अब्बास के नीचे, स्टेट ऑफ हॉर्मस कहते हैं इसको। और ये टोटल जो चौड़ाई है इसकी वो 31 किलोमीटर है, 31 किलोमीटर। लेकिन उसके बीच में भी कुछ आइलैंड्स हैं। तो एक्चुअली जहां से दो चैनल है, जैसे दो रेलवे ट्रैक होते हैं ना, एक आने का एक जाने का, तो आप देखो एरो लगा है कि एक आने का अंदर एंट्री का ट्रैक है पर्शियन गल्फ में, और एक बाहर निकलने का ट्रैक है। तो आप उस ट्रैक से बाहर नहीं निकल सकते, वहां लाइन लगी रहती है टैंकर्स की, वो लाइन में जाते हैं एक्चुअली देखा जाए तो। ये जो चैनल है जिसमें से निकलते हैं, ये 31 किलोमीटर नहीं, ये करीब 15-16 किलोमीटर ही है बस कुल मिला के। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बड़ी खास बात है, लोगों को पता नहीं है, मेरे पास वो एक फोटोग्राफ भी और था, इस टाइम अवेलेबल नहीं है। इसमें से आधा चैनल जो है ईरान के कब्जे वाला है, और आधा चैनल जो है यूएई के कब्जे वाला है। उसके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है ये, यानी कि ये एक आप कह सकते हो दो रेलवे लाइन है, बीच में एक दीवार खड़ी है, और बिल्कुल आधा चैनल जो है ईरान का है और आधा चैनल यूएई का नीचे आके होता है। तो ये सारा का चक्कर है। तो उसमें क्या, जो आप पर्शियन बे में आते हो तो आप ईरान की खाड़ी में से होके आते हो, जब बाहर जाते हो तो आप दरअसल यूएई का जो पार्ट है उसमें से होके बाहर जाते हो। ये कमाल की बात है, इसके अंदर दो रेलवे लाइनें हैं सर। यहाँ तो 15 किलोमीटर को कभी भी कोई भी एक छोटी सी मिसाइल भी टैंकर को मार सकती है साहब, और वो टैंकर को मार दिया तो बाकी सब धंधे वाले लोग हैं सब, जो धंधे वाले लोग हैं वो बोलेंगे यार छोड़ पड़े यार, मेरे तो सारे जहाज बेकार हो जाएंगे, काय को यहाँ पे आने का, भाग जाएंगे वहां पे। जैसे आपने बताया कि 3 टैंकर को शायद मारा है, अगर मारा है, वहां पे छोटा सा आइलैंड है फकरन आइलैंड, उसी के 22 नॉटिकल माइल्स पे 3 शिपों को आग लगा दी गई, उसमें एक ऑयल तो टैंकर भी है। तो इसका मतलब बाकी टैंकर आना बंद कर देंगे तो हाहाकार मचेगा उसमें सर। यस, तो ये मैंने बताया कि ये बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है, ये कितना नैरो, इसको चिकन स्नैक भी कहा जाता है एक्चुअली। और यहाँ पे 15-20 किलोमीटर दूर किसी भी शिप को मारना, वो तो सिटिंग प्रोसेस है, उनके पास तो कुछ प्रोटेक्ट करने को भी कुछ नहीं है, सीधा मिसाइल मारना है हो जाएगा। सर ये चालू हो गया, 3 जहाज मार दिए और 4 और मार दिए ना, तो या तो धंधा ही बंद हो जाएगा। ये तो 8 कंट्री तो सारे कंगाल हो जाएंगे, और जो 3 करोड़ लोग वहां काम करते हैं, 1 करोड़ इंडियन काम करते हैं गल्फ में, सब उनका क्या होगा। नहीं आप देखिए यूरोप का जो रवैया G7 में रहा, जैसे वो लोग खुल के बोल रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिडन एडवांटेज ये है कि यूरोप विल नॉट बी स्टार्व्ड फॉर फ्यूल। उसका रीजन है कि ईस्ट नॉर्थ कॉरिडोर अटलांटिक के ऊपर का रशिया ने अपने न्यूक्लियर शिप्स के द्वारा वो रूट चालू करवा दिया है। तो कल अगर यूरोप को सप्लाई चाहिए तो रशिया हैज इक्विप्ड इटसेल्फ टू गिव इन दैट। इतने सालों में तो ये था कि वहां पे बर्फ तोड़ने के लिए कोई शिप जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहां पे रिफ्यूलिंग का प्रॉब्लम था। अभी तो इन्होंने न्यूक्लियर शिप्स बना ली हैं जो वहां पे बर्फ तोड़ती रहेंगी, और वो रूट ऑलरेडी वर्केबल कर दिया इन्होंने। कनाडा को एक एडवांटेज है कि वहां पे वो 2-4 पोर्ट बनाएगा, उसमें भी वो कमाएगा। तो यूरोप हैज बीन सिक्योर्ड दैट वे कि कल अगर झगड़ा हो जाएगा तो हमको तो फ्यूल कम से कम रशिया के वहां से आना शुरू हो जाएगा, दैट इज श्योर। तो काफी अरेंजमेंट्स बिगड़ है। आप देखिए G7 में जो रिस्पांस मिला है ट्रम्प को, दैट इज दिस बिकॉज दे हैव नॉट, अभी वो कोई उसके सामने झुकने को तैयार नहीं। जो कंडीशन उसने रखी थी कि 5% ऑफ जीडीपी नेटो कंट्रीज यूज करेंगे, उन्होंने घस के मना कर दिया। दैट वाज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, उन्होंने बोला वो साइन ही नहीं होगा। तो G7 में ये तय हो गया था कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा। दिस मेड ट्रम्प टू रन अवे, सीधी सी बात है, क्योंकि तो फिर वो क्या डिस्कस करता, टैरिफ पे तो बात होनी नहीं थी। तो आई थिंक नाउ समीकरण बहुत ही जल्दी बदल रहे हैं, और जैसे हमने आगे भी डिस्कस करा कि इनका सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब भी बंद हो रहा है अफ्रीका में बहुत जल्दी। एवरी डे यू हियर 1 or 2 कंट्रीज, उन्होंने इनके सारे नेशनलाइज कर दिए, इनके आदमियों को निकाल दिया, इनकी कंपनियों की इनकम साइट्स बंद हो गई हैं। तो अफ्रीका जाग गया है, 140 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन है,
तो आई थिंक दे आर ऑल्सो नाउ बिकमिंग इक्विवेलेंट टू अमेरिका बाय वे ऑफ मनी एंड कंज्यूमर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका उसका क्या रास्ता करता है। लेकिन उसमें दुख की बात यह है कि हम लोग अभी भी आंख बंद करके जिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल घोड़े की तरह चले जा रहे हैं सीधा। एससीओ में आप नहीं जा रहे हो, सारे डिक्लेयर कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन के फेवर में, आप बोल नहीं रहे हो। अभी भी आपका जो इजराइल प्रेम है वो नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ने सीरियसली बोल दिया कि जो भी इजराइल की मदद करेगा ही विल पे फॉर इट। तो क्या हम लोग भी उस लिस्ट में आ जाएंगे? वेदर आर वी गोइंग टू चर्चा शुरू चेंज हो द गई है, स्टैंड? चर्चा शुरू हो यस, गई है। चाबहार का मैनेजमेंट चाइना को जाने जा सकता है, क्योंकि संकट की यस, घड़ी में चाइना खड़ा है उसके साथ में सर। यस। चाइना नहीं, आप देखिए उन्होंने अभी जो ये लेटेस्ट जो इनको मिसाइल्स डेवलप करके दी है, तो वो सारा हेल्प तो उन्होंने करा है। आज ईरान अगर बहुत स्ट्रांग खड़ा है, उसको पता है कि उसके पीछे आज चाइना और रशिया भी खड़े हैं। टर्की भी धीरे से रह के अपना पोस्टर चेंज कर रहा है। आप देखिए वो नेटो में तो था, लेकिन वो कब किसके साथ जाता पता नहीं था। तो अब टर्की क्या स्टैंड लेगा? और हम अभी जा रहे हैं साइप्रस, जहां पे टर्की को बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे पड़ोस तक आ सकते हैं, आप देख लीजिए, हम आपसे डरते नहीं है। तो वी आर डूइंग वेरी चाइल्डिश थिंग्स, जो शायद इंडिया के लिए फ्यूचर में अच्छा नहीं है। वी विल हैव टू फाइनली डिसाइड कि भाई ऐसा कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए जो फ्यूचर में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ही नहीं समझता। जी, जी, एक वैसे इंफॉर्मेशन दे दूं मैं दर्शक मित्रों कि ये टर्की भी दोगला कंट्री है। और उससे क्या हुआ है कि इसराइल की सारे अभी फ्लाइटें तो बंद हैं, तो उसके जितने भी एयरलाइंस थी इसराइल की, तो उसके वहां पे एयरक्राफ्ट खड़े थे। अब उनको डेंजर था, क्योंकि मिसाइल आएगी तो एयरक्राफ्ट नष्ट हो जाएंगे। उसने अपने सारे एयरक्राफ्ट, अधिकतर एयरक्राफ्ट शिफ्ट कर दिए कहां पे? साइप्रस में और टर्की में। अब टर्की इसराइल की मदद कर रहा है, यानी कि इसराइल की सिविलियन एयरक्राफ्ट जो होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हैं, वो कहाँ रखे उसने सेफ्टी के लिए? टर्की के अंदर। और टर्की उधर से कहता है मैं ईरान के साथ हूँ। साहब ये दोगलापन है सर, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये दोगलापन बहुत बुरा है सर इसमें। तो टर्की इज वेरी वेरी ट्रिकी सर, वेरी ट्रिकी सर। नहीं, आप चेंज ऑफ पोजीशन देखिए कि इसराइल की टेक्निकल ये हैंडीकैप है कि वो बाय एयर तो अटैक कर नहीं सकेगा। उसका कोई भी फाइटर या बॉम्बर 1200 किलोमीटर जाके आ तो नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान से अगर हिट करना, ईरान को हिट करना है तो दे हैव टू ट्रैवल अराउंड 1400 किलोमीटर। वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो उसने रिफ्यूलिंग की परमिशन मांगी थी, जो जीसीसी कंट्रीज ने मना कर दिया कि भाई हम आपको एयर स्पेस भी नहीं देंगे, रिफ्यूलिंग करने के लिए भी स्पेस नहीं देंगे। सो इमीडिएटली ट्रंप जी को बड़ा सीरिया के प्रेसिडेंट आतंकवादी से मोहब्बत हो जाती है, उसको अप्रिशिएट करता है, उस पर सैंक्शन हटवा देता है। द रीजन वाज दिस कि उसको रिफ्यूलिंग या एयरपोर्ट की फैसिलिटीज कौन देगा? सो दैट इज बीइंग गिवन। लेकिन ये इसमें से बच के कब तक निकलेंगे? क्योंकि अगर गल्फ कंट्रीज फ्यूचर में अगर साथ में आ गए, डर के मारे भी, गल्फ कंट्रीज विल नॉट बी एबल टू हैरेस ईरान, क्योंकि उसको पता है कि हमारे अगर ऑयल फील्ड्स पे मार दिया तो हमारी तो सारी इनकम ही खत्म हो जाएगी। तो वो अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो न्यूट्रल बनने की कोशिश तो करेंगे, दैट इज द सेफ्टी टू ईरान। लेकिन अगर सीरिया और टर्की अपना रुख नहीं बदलते हैं, तो आई थिंक ईरान अभी उतना कैपेबल तो है। और इसको नहीं पता है कि अभी अभी भी मालूम पड़ा है कि उनके जो रिफ्यूलिंग जो C-130 है अमेरिका के, वो ऑलरेडी सीरिया पहुंच चुके हैं। उन्होंने उनको वहां पे पार्किंग पे दिया हुआ है। अगर उसका सर्वनाश करना होगा, अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, देन दिस इज अ वर्ल्ड वॉर, नो अदर ऑप्शन। चाइना ने बोल दिया है कि अभी अगर अमेरिका इन्वॉल्व होता है, देन वी विल ऑल्सो गेट इन्वॉल्व। तो दिस इज अ फाइट टू फिनिश। अगर अमेरिका ने गलती से भी डिक्लेयर कर दिया, तो आपके तो जितने वहां पे रिफ्यूलिंग टर्की में खड़े हैं, दे विद इन द फायरिंग रेंज ऑफ रशिया एंड चाइना, वो तो 2 मिनट में उड़ा देंगे आपको। और अभी जो आप समझ रहे थे कि आपकी सुप्रीमसी थी, आपकी सैटेलाइट्स में, आपके सब में, वो तो खत्म हो चुकी है। और अभी एक मैसेज आ रहा था कि इंटेल कंपनी ने सारी बैंक्स को वार्निंग दी है कि स्विफ्ट हाईजैक हो गया है, द स्विफ्ट सिस्टम हैज बीन करप्टेड बाय समथिंग। अब ये देखिए उन्होंने उन इकोनॉमिकल उस पर भी अटैक कर दिया। तो ये सिर्फ फिजिकल वॉर नहीं है, आर्मी नेवी एयरफोर्स नहीं है, अभी तो आपको साइबर वॉर से भी डील करना है और सैटेलाइट वॉर से भी डील करना है। जी, चलिए एक और मुद्दा लेते हैं सर। ये मुद्दा है एफएटीएफ का। पाकिस्तान को तो एफएटीएफ में डाला नहीं, ग्रे लिस्ट में डाला ही नहीं। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पहलगाम के चक्कर में उसको वापस डाल दो, तो इंडिया की एक और डिप्लोमेटिक सेटबैक इंडिया को लगा है। और अच्छा, अपोज किसने किया कि एफएटीएफ में नहीं डालना? अमेरिका तो पहले से ही चालू था, वो तो उसको तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना था, चाइना को भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना था। अब मुसीबत ये कि जापान ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि नहीं, इसको एफएटीएफ में मत डालो। सर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि मतलब एफएटीएफ में जो जूरी थी वो इंडिया के व्यू पॉइंट को समझ तो रहे थे, और उन्होंने कहा भी कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है।
यानी कि मान भी रहे हैं कि ये समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, टेररिज्म है, लेकिन पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला सर, और वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। तो इंडिया को एक और सेटबैक लगा सर, इस पे ले लेते, छोटी सी टिप्पणी लेते हैं सर आपसे। सर रिसेंटली देखिए, जापान ने चाइना का बीआरआई का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फायदा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको यूरोपियन कंट्रीज का जो ट्रेड है दैट इज चीपर एंड फास्ट। तो वो जब चाइना की उसको गरज है, और चाइना का 1 ट्रिलियन का जो इन्वेस्टमेंट पड़ा है विद इन पाकिस्तान एंड ईरान, वो ऑब्वियस है उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इंडिया में वही तो मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने कभी अपने आप को उतना बड़ा बनने की कोशिश ही नहीं करी कि दुनिया हमारी तरफ देखे। सिर्फ करोड़ों रुपयों का पोस्टर छापने से हम तो गुरु, वर्ल्ड गुरु बन नहीं जाएंगे। वी विल हैव टू प्रूव दैट। अगर जैसे वाजपेयी जी ने बोला था कि नेबर फर्स्ट, तो वो नेबर फर्स्ट वाला एटीट्यूड अगर तुम रखते और आज तुम्हारे से छोटे छोटे कंट्री भी होते, तो इस मौके पे तुमको काम आते जो तुम्हारे सपोर्ट में स्टेटमेंट करते। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा है। पाकिस्तान की गरज अमेरिका को भी है, चाइना को भी है, और जापान को चाइना की गरज है, तो ऑब्वियसली दैट इज अ लॉबी दैट विल गो विद। आपके साथ कौन क्यों आएगा? वी कैन डिटेक्ट वन गुड रीजन। आपका 95% तो एफडीआई भी चला गया आपके करप्ट ऑफिसरों और करप्ट पॉलिसियों की वजह से। ना अंदर बंदा अंदर से कोई खुश है, ना बाहर से खुश है। तो अगर आपका जियोपॉलिटिकल में कोई नॉलेज ही नहीं है, आप ये समझते हो कि जैसे स्टेट चलता है वैसे सेंटर चलता है, वही सबसे बड़ी गलती आपने मान ली। एंड द होल कंट्री इज पेइंग प्राइस ऑफ दैट। जी सर G7 में सबको पता है कि दादा तो अमेरिका ही है, जो चाहता है वो होता है, जो बोल देगा वो फाइनल है। बोलता है कि 2014 में रशिया को G8 से अलग किए जाना का बहुत बहुत बड़ा ब्लंडर था, वो नहीं होना चाहिए। तो क्या सैंक्शंस क्या हटने जा रही हैं? और बोलता है अब G8 से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी G9 नाउ। G9 में क्या है सर? चाइना सर। देखो, Trump moves bringing Russia back into G7, making it G8 and adding China to make it G9। साहब, ये तो कमाल की चीज हो गई। यानी कि मोदी जी वहां पर क्या कर रहे हैं, अल्बर्टा में बैठ के, कि पता लग रहा है मोदी के सामने अनाउंसमेंट करता है कि हम G9 बनाने जा रहे हैं चाइना के साथ में। सर, हमारी तो कोई औकात ही नहीं है सर, हैसियत ही नहीं है सर। वो चाइना को लेने के चक्कर में, शी जिनपिंग को लेने के चक्कर में सर, लेकिन हम वहां बैठे हैं, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं सर। वहां पे हमारी औकात क्या है सर, हमारी हैसियत क्या है गिरीश भाई? सर, वो शोले पिक्चर याद आती है कि आपको तो इसने ब्रिक्स में से निकालने के लिए चुना था कि आप ब्रिक्स को तोड़ दो। उसने पहले ही आपको बोला था ब्रिक्स इज डेड। उसका एटीट्यूड अमेरिका का यह था कि इंडिया को तोड़ दो तो ब्रिक्स कमजोर हो जाएगा। अब ये आ गया खाली हाथ, तो फिर वो पूछ रहा है खाली हाथ आ गए तो अब उसको गोली लगनी है। तो वी आर नाउ बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, तो अब देखा कि इंडिया से तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो नाउ ही इज ट्राइंग टू कन्विंस रशिया एंड अमेरिका, रशिया एंड चाइना। और वो खुद समझ रहा है कि अमेरिकन कंपनीज के सीईओज ऑलरेडी जाके चाइना में मिल के आए और उन्होंने अपना अपना रास्ता करा लिया कि भाई हमको तो आप रेयर मैग्नेट्स दे दो, हमारा कार्यक्रम क्यों खराब कर रहे हो। और चाइना वाज वेरी स्मार्ट एंड क्विक टू रिस्पॉन्ड कि भाई वो पॉलिटिकल डिफरेंस अलग, लेकिन आप कमा रहे हो तो मैं आपको गुडविल में इंडिविजुअल परमिशन दूंगा, क्योंकि उसका स्टेटस इतना हाई हो गया था कि उनको वहां जाके भागना पड़ा। तो अब ऑब्वियस है, जब आपने बॉस की बात नहीं मानी या आप कुछ कर नहीं सके, आप रामगढ़ में अनाज लूट के नहीं ला सके, तो आपको गोली मार देगा अमेरिका। तो पाकिस्तान को भी उसने थोड़ा तो प्रूव कर ही दिया। जी ये आर्टिकल है पूरा इकोनॉमिक टाइम्स का आज का, कि ट्रम्प हाँ, पुट्स ब्रिंगिंग बैक रशिया इनटू G7 एंड एडिंग चाइना टू मेक इट G9। ये मेरा yes, नहीं है, ये ट्रम्प ने बोला है। और ये जो G9 है साहब, ये तो इसका मतलब है कि हम कहाँ पे हैं, हम तो कहीं नहीं है। खैर सर, अगले पॉइंट पे आते हैं। और अगला पॉइंट है हमारा ये अपना, चाइना ने साथ तो दिया अपना ईरान का, लेकिन चाइना ने आज वार्निंग इशू कर दी। ये लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा। वार्निंग क्या इशू की? जितने भी चाइनीज लोग हैं और चाइनीज एम्बेसी में लोग हैं इसराइल में, वो इसराइल छोड़ दे। देखो साहब, डिप्लोमेसी देखो उसकी साहब, कि जितने भी चाइनीज इसराइल में हैं या उसकी एम्बेसी में हैं, वो इसराइल छोड़ दें। लेकिन उसने ये डिक्टेट अपनी एम्बेसी ईरान में नहीं दिया सर। आप देखो सर, इसे इसे कहते हैं सपोर्ट, इसे कहते हैं कि इसराइल में चाइनीज छोड़ दो लेकिन ईरान के अंदर मत छोड़ो। सर, इसका क्या मायना निकाला जाए? दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी सर।
नहीं, इट्स वेरी वेल कैलकुलेटेड। अभी आप सुबह का न्यूज पढ़िए तो ईरान के अंदर इजराइल के मोसाद की बनाई हुई एक ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई है। मोसाद वाज मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन टू यूज अगेंस्ट ईरान इन तेहरान इटसेल्फ। यस। अब ये इंटेलिजेंस कौन दे रहा है? वो ऑब्वियस है, चाइनीज पीपल आर, रशियन एंड चाइनीज आर हेल्पिंग देम। वो पकड़ने के बाद जो 6 लोगों को पकड़ा, उसको 2 घंटे में एक को तो उन्होंने बिल्कुल पब्लिक में उनको फांसी दे दी है। तो दे हैव सेंड अक्रॉस द मैसेज कि अभी आपके जो यहाँ पे जो स्लीपर सेल्स थे उसको भी हम लोग पकड़ रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि मोसाद इज इंटेंशन। और लास्ट जो इन्होंने बम्बार्डिंग किया उसमें मोसाद के सेंटर को भी उड़ा दिया। उड़ा तो दिया ईरान इज नाउ फाइटिंग ऑन एन इक्विवेलेंट स्टेज। तो ये चाइना ऑब्वियस है वहां से निकाल देगा क्योंकि अपने आदमी मरे नहीं, लेकिन दे आर सेफ इन ईरान। और ईरान में तो ऑन द कॉन्ट्ररी वो उसके आदमी लोग हेल्प कर रहे होंगे ईरान के इंटेलिजेंस में, तो ऑब्वियस है दैट इज द मैसेज। लेकिन ये प्रूफ है कि वहां पे इनकी मोसाद के जो पूरे सेंटर्स जो इन्होंने काफी सालों से ईरान में स्लीपर सेल बना के रखे थे, वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं अभी। जी। ये इन्होंने क्या किया कि मोसाद का जो हेडक्वार्टर था हर्जिलिया में, और यूनिट 8200 जो फेमस है उसका, हम्म। यूनिट 8200 जो है इसराइल की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग और खुफिया इकाई है, और उसको भी तबाह किया गया है। और इसने क्या किया कि कल एक और ऑर्डर निकाला था नेतन्याहू ने कि कोई भी पिक्चर बाहर नहीं जानी चाहिए इसराइल से। उस सब के ऊपर, इवन जो वो टीवी वाले थे, जो बाकी कैमरामैन थे, उनके ऊपर भी बैन लगा दिया कि तुम कोई पिक्चर लेके बाहर नहीं भेज सकते। एक्चुअली इसराइल में बहुत बर्बादी हुई है, मैं आपको बताऊं। और वो बोले ना यस। 20-30 बंदे मरे हैं, 20-30 बंदे नहीं मरे, उनके सैकड़ों बंदे मरे हैं, और सैकड़ों घायल हुए हैं जो अस्पताल भरे पड़े हैं। लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता, वो शो नहीं करना चाहता। वे बल्कि कई बार तो ऐसा हो गया कि इसराइल की पिक्चर देख के लगता है गाजा है या ये इसराइल है, ये वो यस। छुपाना यस। चाहता है। ये चक्कर है। तो इसी के साथ गिरीश भाई, आपसे भी आज्ञा लेते हैं और दर्शक मित्रों से भी आज्ञा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू।